सुधा का बदन बुखार से तप रहा था। ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी, किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी। तभी उसका देवर विहान वहाँ पानी पीने आया। उसने सुधा के हाव भाव देखे तो उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, भाभी आपको तो तेज बुखार है। हाँ, सुधा ने कमजोर आवाज में कहा। सुबह कुछ नहीं था, दोपहर से अचानक भैया को बताया। नहीं, वे तो परसों आने ही वाले हैं, वैसे भी बेकार परेशान होंगे। आज तो रात हो ही गई है, बस कल की ही बात है। अरे लेकिन विहान की फिक्र कम नहीं हुई थी, मगर सुधा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली बुखार ही तो है। तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनते बुला लूंगी। खाना बनते बुला लूंगी, सुधा की नकल उतारकर चिढ़ाते हुए विहान ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए मैं बना देता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। नहीं नहीं, लेट गई तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। सुधा बैठने वालियों में से नहीं थी। वह बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं, और वे दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। सुधा का पति विनोद कंपनी के किसी काम से 3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वह कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था। किसी भी काम के लिए वे उसे ही भेजते थे। सुधा का 21 साल का देवर विहान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। विनोद जैसा प्यार करने वाला पति पाकर सुधा भी खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और खुद निजी स्कूल में पढ़ाती। दोनों से मिलाकर घर का खर्च अच्छे से निकल आता। सास ससुर गांव में रहते थे। देवर विहान अपनी पढ़ाई के चलते उनके साथ ही रहता था। जिंदगी में कमी थी तो बस यही कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के 10 सालों के बाद भी उनकी कोई औलाद नहीं थी। अब सुधा 34 साल की हो चुकी थी। अपने हम उम्र बाकी टीचरों को उनके बच्चों के साथ देखती तो न चाहते हुए भी उसे रोना आ जाता। वह अपनी डायरी के पन्ने इसी पीड़ा से रंगती जाती। रोटियां बन चुकी थी। विहान ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। सुधा ने सिर पीछे की ओर टिकाया और आंखें बंद कर ली। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहाँ वही तूफान फिर से गरजने लगा, जिसका शोर सुधा आज तक नहीं भाप पाई थी। विहान की गर्दन धीरे से सुधा की ओर घूम चुकी थी। वह कनखियों से सुधा की फिटिंग वाली समीज में कैद उसके उभारों को देखने लगा था। सुधा की सांसों के साथ जैसे जैसे वे ऊपर नीचे होते, वैसे वैसे विहान के अंदर का शैतान जागता जाता। हो गया सब काम? बर्तनों की आवाज बंद जानकर सुधा ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल दी। विहान हकबका गया और बोला, हाँ भाभी, बस हो ही गया। कहकर विहान ने जल्दी जल्दी बाकी काम निपटाया और खाने की चीजों को उठाकर मेज पर ले गया। सुधा ने मुश्किल से 2 रोटियां खाई, वह भी विहान की जिद पर। वह जबरदस्ती सब्जी उसकी प्लेट में डाल दे रहा था। खाने के बाद सुधा सोने जाने लगी तो विहान बोला, भाभी 15 मिनट के लिए आगे वाले कमरे में बैठिए ना, मैं आपके लिए दवा ले आता हूँ। अरे नहीं, रात भर में उतर जाएगा, सुधा ने मना किया। लेकिन विहान कहाँ मानने वाला था। मैं पास वाले केमिस्ट से ही दवा लेकर आ रहा हूँ भाभी, जहाँ से आप मंगाती हैं हमेशा। दरवाजा बंद कर लीजिए, मैं अभी आया, कहता हुआ वह निकल गया। सुधा ने दरवाजा बंद किया और सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ गई। विहान ने तय कर लिया था कि आज तो वह अपने मन के करके ही रहेगा। इस बीच केमिस्ट की दुकान आ गई। क्या बात है विहान बाबू? केमिस्ट ने विहान को खोया सा देखा तो पूछा। विहान का ध्यान वापस दुकान पर आया। दवा चाहिए थी, उसने जवाब दिया। अबे तो यहाँ क्या मिठाई मिलती है? केमिस्ट ने उसे छेड़ते हुए बोला। वह उसका पुराना दोस्त था। विहान मुस्कुरा उठा और कहा, अरे जल्दी देना जल्दी देना। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट ने हैरत से उसकी ओर देखा। कौन सी दवा चाहिए यह तो बता। विहान को याद आया, उसने तो सचमुच कोई दवा मांगी ही नहीं है। उसने ऐसे ही बोल दिया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, जरा नींद की गोली देना। नींद की गोली बुखार के लिए? सोचते हुए केमिस्ट ने उसे देखा। वह खुद भी सुधा के हुस्न का दीवाना था। हमेशा उसके बारे में चटकारे ले लेकर बातें किया करता था। उसने विहान के मन की बात ताड़ ली। ऐसी बातों का उसे बहुत अनुभव जो था। उसने नींद की गोली के साथ बुखार की भी दवा दे दी। विहान ने लिफाफा जेब में रखा और तेजी से वापस चलने को हुआ कि तभी केमिस्ट चिल्लाया, अरे भाई, खुराक तो सुन ले। विहान को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह काउंटर पर गया। केमिस्ट ने उसे डोज बताई और आंख मारते हुए बोला, यह नींद वाली 1 से ज़्यादा मत देना, असरदार चीज है। अबे क्या बकवास कर रहा है? विहान के मन का डर उसकी जबान से बोल पड़ा। उसकी तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत हो गई। वह जाने लगा। केमिस्ट पीछे से कह रहा था, अगली बार हमको भी याद रखना दोस्त। विहान उसको अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोरबेल बजाते सुधा ने दरवाजा खोल दिया और बोली, यहीं बैठी थी लगातार? जी भाभी, आइए अंदर चलिए, विहान ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। सुधा अपने कमरे में आकर लेट गई। विहान ने उसे पहले बुखार की दवा दी। सुधा दवा लेकर सोने के लिए लेटने लगी तो विहान ने उसे रोका। भाभी, अभी एक दवा बाकी है। कितनी सारी ले आए विहान? सुधा ने थकी आवाज में बोला और बाम लेकर माथे पर लगाने लगी।
भाभी दीजिए, मैं लगा देता हूँ, कहकर विहान ने उससे बाम की डब्बी ले ली और उसके माथे पर मलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सुधा को नींद वाली गोली भी खिला दी और लिटा दिया। विहान उसका माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पुष्टि करने के लिए सुधा को आवाज़ दी, भाभी सो गई क्या? कोई जवाब नहीं मिला। विहान ने उसके चेहरे को हिला डुला कर भी देख लिया। कोई प्रतिक्रिया न पाकर वह समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। विहान की कनपट्टियों में खून तेजी से दौड़ने लगा। वह बत्ती जलती छोड़ सुधा के ऊपर आ गया। मर्यादा के आवरण प्याज के छिलकों की तरह उतरते चले गए। कमरे में आए भूचाल से मेज पर रखी विनोद सुधा की तस्वीर गिरकर टूट गई। सब कुछ शांत होने पर विहान थककर चूर चूर होकर सुधा के बगल में लेट गया। बस अब बुखार उतर जाएगा भाभी जी, इतना पसीना क्यों निकलवा दिया मैंने आपका? विहान बेशर्मी से बड़बड़ाया और सुधा की कुछ तस्वीरें खींचने के बाद उसे कपड़े पहना दिए। सुधा अब तक धीमे धीमे करा रही थी। विहान पलंग से उतरा और खुद भी कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नज़र आधी खुली दराज पर गई। भूल से सुधा अपनी डायरी उसी में छोड़ी हुई थी। विहान ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक एक मेज पर जाकर उसकी आंखें अटक गई। वह अभी अपने कमीज के सारे बटन भी बंद नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही। वह अपलक उस पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें सुधा ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया औलाद के लिए। मेरा बेटा मेरे पास था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। जब से मैं यहाँ आई उसे बच्चे के रूप में देखा, तो आज अपने कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों? मैं बहुत जल्दी विहान को कानूनी रूप से गोद लूंगी। विहान की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर भागकर सुधा के पैरों को पकड़कर अपना माथा उससे रगड़ते हुए रोने लगा। भाभी मुझे माफ़ कर दो, यह क्या हो गया मुझसे? अचानक विहान का ध्यान सुधा के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्दी से जमीन पर गिरी उसकी हेयर क्लिप उठाई और सुधा का सिर अपनी गोद में रखकर बालों को संवारने लगा। वह किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप अच्छे से उसके बालों में लगाकर विहान उठा और घर से निकल गया। अगले सुबह तकरीबन 8 बजे सुधा की आंखें खुली। उसका सिर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने आखिरकार बोल ही दिया, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। सुधा के सिर में जैसे करंट लगा। वह सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तभी इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपके देवर विहान की लाश पास वाली नदी से मिली है। उसने रात को खुदकुशी कर ली है। सुधा का कलेजा मुंह को आने लगा। वह हड़बड़ाकर पलंग से उठी, लेकिन लड़खड़ाकर गिर गई। एक महिला सिपाही ने विहान के मोबाइल फोन में कैद सुधा की कल रात वाली तस्वीरें उसे दिखाई और कड़क कर पूछा, कल रंगरलियां मनाते मनाते ऐसा क्या कह दिया लड़के से तूने, जो उसने अपनी जान दे दी? तस्वीरें देखकर सुधा हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से उसे ऐसी किसी घटना का शक तो हो रहा था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ न पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकताएं पूरी कर वहां से चला गया। धीरे धीरे औरतों की भीड़ भी छटती गई। विनोद का फोन आया था कि वह आ रहा है, घबराए नहीं, लेकिन सुधा बस सुनती रही। उसकी सुनी आंखों के सामने विहान का बचपन चल रहा था। जब वह नई नई इस घर में आई थी, दोपहर तक विनोद लौट आया और भागते हुए सुधा के पास कमरे में पहुंचा। वह जड़वत अभी भी पलंग पर बैठे सुनने में ताक रही थी। विनोद ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन सुधा का शरीर एक और लुढ़क गया। सुधा सुधा चीखता हुआ विनोद उसे झकझोरे जा रहा था, पर सुधा कभी न जागने वाली नींद में सो चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी के विषय में आपके जो विचार है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरे हिंदी कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।